दोस्तों मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर पे। तो आज हम बताने वाले हैं फेडरलिज्म इन इंडिया सेमेस्टर 6 डीएससी 4B पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, एक बार मैं वीडियो डीएससी 4A का ला रहा हूँ और एक बार 4B का। ठीक है, मेरा प्रयास है कि शाम होते होते मैं आप लोग सभी को कंप्लीट करा दूँ जितना भी हो सकेगा। ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं अभी आप लोगों के समझ आया, मैं 2 बजे से बैठा हुआ हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह लिखने में टाइम लग जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप लोग टेंशन ज़्यादा मत लो, बस हमसे जुड़े रहो। जब भी मैं वीडियो डालता हूँ, अगर कोई काम भी कर रहे हो तो बस आप लोग को मोबाइल हेडफोन लगा करके सुन लेना है। मेरा लिखने वाला चीज़ नहीं होता कि आपको लिखना ही पड़ेगा, बस सुन लेना है। ठीक है, तो जब भी मैं वीडियो डालता हूँ मोबाइल अपने पास रखो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा दो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नहीं अगर नोटिफिकेशन मिल रहा है तो यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को क्या करना, चेक करते रहना। ठीक है, संघवाद का अर्थ विवेचना और इसका संघवाद की प्रकृति का वर्णन करें। अगर आपको ऐसे भी देता है संघवाद की परिभाषा और संघवाद की विशेषता, तो भी आपको सेम लिखना है। ठीक है, आगे पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए संघवाद क्या होता है। अब देखिए संघवाद का मतलब क्या होता है कि वह व्यवस्था जिसमें 2 स्तर की सरकारें होती है तथा शक्तियाँ आपस में बटी होती है, इस पूरे व्यवस्था को संघवाद कहा जाता है। देखिए संघवाद का मतलब होता है हमारे देश में 2 प्रकार की सरकार काम करती है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या होती है, हर एक राज्य में अलग अलग होती है। जैसे झारखंड राज्य में अलग सरकार है, बिहार में अलग है, पंजाब में अलग है, असम में अलग है, सब में अलग अलग है। लेकिन इस पूरे राज्य का एक भारत के लिए एक केंद्र सरकार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 सरकार होती है। तो जिस देश में 2 सरकार मिल के काम करती है उसी को बोलते हैं संघीय शासन व्यवस्था। ठीक है, और इस पूरा सिस्टम को, इस पूरे ढांचे को हम लोग क्या बोलते हैं, संघवाद बोलते हैं। अब बहुत सारे देश में क्या है, 2 सरकार नहीं होती है, सिर्फ एक ही सरकार होता है, केंद्र सरकार। तो उस देश को हम लोग एकात्मक सरकार बोलते हैं। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे 1 नंबर में या तो 5 नंबर में कि एकात्मक सरकार क्या होता है। एकात्मक सरकार वह सरकार होती है जिसमें से देश को चलाने के लिए केवल एक ही सरकार होती है और एक ही सरकार पूरे देश को चलाती है यहाँ। और एकात्मक सरकार उस देश में लागू किया जाता है जहाँ पे छोटा देश होता है, बट भारत एक विशिष्ट बहुत बड़ा देश है। तो यहाँ पर संघात्मक सरकार का यूज किया जाता है जहाँ पे 2 प्रकार की सरकार रहती है, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार का आपको डायग्राम में बनाना अच्छे मार्क्स के लिए। संघवाद का भाग 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है केंद्र सरकार और दूसरा होता है प्रांतीय सरकार, यानी कि राज्य सरकार होती है। ठीक है, और दोनों मिलकर के काम करती है। हर एक राज्यों में जो होती है उसे प्रांतीय राज्य सरकार बोलते हैं, और जो सभी देश के लिए एक होता है उसे हम केंद्र सरकार बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राज्य सरकारों को अधिक से अधिक स्वायत्तता देकर जिससे केंद्र सरकार में राज्यों का विश्वास बढ़ता है, इससे देश के संघात्मक ढांचे को मजबूत मिलती है। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है पता है, राज्य सरकार जो होती है ना को अधिक से अधिक स्वायत्तता देकर, मतलब केंद्र सरकार क्या चाहती है कि हम राज्य सरकारों को अधिक से अधिक बढ़ावा दें, अधिक से अधिक स्वायत्तता दें, अधिक से अधिक सुविधा दें उसको, ताकि वो हमें क्या करे, पसंद करे। एक मैं अपना एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। ठीक है, और जब केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता देती है तो सारे राज्य सरकार क्या होती है, राज्य सरकार के दिलों में जो केंद्र सरकार होती है वो बैठ जाती है और उनके प्रति विश्वास हो जाता है कि हाँ हमारा केंद्र सरकार बहुत अच्छा है। तो जब एक बार केंद्र सरकार राज्यों के सरकारों को दिल में बैठ गया, उसके बाद वो केंद्र सरकार बहुत आगे तक निकल जाती है। ठीक है, तो इससे संघात्मक ढांचे को मजबूत भी मिलता है। जब राज्यों सरकार को केंद्र सरकार पसंद आने लगती है तो ये हमारा संघात्मक बहुत ही मजबूत हो जाता है, वो हमारा संघात्मक देश बहुत मजबूत हो जाता है। भारत का संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा पर आधारित है। कनाडा से ही लिया गया भारत का संघीय शासन व्यवस्था। ठीक है, इस सब 1-2 नंबर में भी पूछता है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। और संघीय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए प्रथम देश कौन सा चलाया था, अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहले संघीय शासन व्यवस्था चलाया गया था। ठीक है, वहाँ भी हमारे भारत जैसे ही 2 सरकारें काम करती है। अब आते हैं भारत में संघवाद लागू करने की जरूरत क्यों था। ठीक है, अरे लागू किए जाने का कारण क्या है, तो भारत में देखो एक छोटा तो देश है नहीं भारत जो कि एक ही सरकार चला सकता है, तो यहाँ पे संघात्मक सरकार चलाना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भारत एक बड़ा आकार है। भारत का आकार कैसा बड़ा है, और भारत का आकार बड़ा है ही, प्लस में भारत के सामाजिक संस्कृति विविधता है। विविधता मतलब क्या, डिफरेंट। यहाँ का सामाजिक, भारत का में झारखंड का सामाजिक संस्कृति, बिहार का, पंजाब का, असम का, सबका क्या संस्कृति एक ही जैसा क्या, बिल्कुल अलग अलग है। वैसे में एक सरकार नहीं चला सकती है, इसलिए हमारे भारत को संघात्मक सरकार का जरूरत पड़ा। अब देखिए संघात्मक सरकार की विशेषता अगर पूछता है तो, या प्राकृतिक पूछता है तो आपको यही डालना है। ठीक है, प्राकृतिक मतलब उसका नेचर यानी विशेषता ही होता है। ठीक है, तो आपको यही आंसर डालना है। यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट लिख दिया है, आप लोग चाहो तो इसका एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है ना,
एक्सप्लेन कैसे करना है, सो देखिए संघात्मक शासन प्रणाली जो हमारे भारत में, उसका विशेषता क्या है, तो ये दोहरी शासन प्रणाली है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार की सरकार काम करती है, एक होता है एकात्मक सरकार, एक यहाँ पे जो संघात्मक सरकार होती है इसमें से दो सरकार मिली हुई रहती है, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और दोनों सरकार मिल करके काम करती है, इसलिए इसको दोहरी शासन प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। शक्तियों का बंटवारा, यहाँ पे क्या होती है, शक्तियों का दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारों में क्या होती है, शक्तियों का बंटवारा होती है, जिससे केंद्र सरकार अपने शक्ति का प्रयोग करती है और राज्य सरकार अपने शक्ति का क्या करती है, प्रयोग करती है, ठीक है। तीसरा, लिखित संविधान। भारत ये क्या है, एक लिखित संविधान है। क्यों है लिखित संविधान, क्योंकि भारत में देखो सबसे बड़ा खासियत ये कि भारत में संविधान में लिखा गया है कि केंद्र सरकार का क्या अधिकार है और राज्य सरकार का क्या अधिकार है, ठीक है। और राज्य सरकार का जो अधिकार संविधान में लिखा गया है वो राज्य सरकार यूज करेगी, और जो केंद्र सरकार का अधिकार लिखा गया है वो केंद्र सरकार यूज करेगी। अब देखिए संविधान जब लिख दिया गया ना, तो इससे कभी केंद्र सरकार ये नहीं बोल सकती राज्य सरकार पर कि अधिकार मेरा है। लिखा गया है तो ये अपना अपना इन लोगों को बंट गया, कोई एक दूसरे को नहीं बोल सकता कि ये अधिकार मेरा है, ये अधिकार मेरा है। तो एक लिखित संविधान है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कठोर संविधान, हमारा देश एक कठोर संविधान भी है, जो कि अगर कोई चाहेगा कि हम अपना शक्ति से ये अधिकार को हम अपना तरफ कर ले तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो क्या है, कठोर संविधान है। पांचवा, स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश का जो न्यायपालिका है वो भी क्या है, स्वतंत्र है, जिसका गलती रहेगा उसको गलती ठहराया जाएगा और बिल्कुल न्याय दिलाने का काम करेगा, ठीक है। जो राज्य सरकार का वो राज्य सरकार को, जो केंद्र सरकार का वो केंद्र सरकार को। इसके लिए मतलब क्या कि भारत का जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल स्वतंत्र है अपने प्रति काम करने के लिए, ठीक है ना, किसी का दबाव में ये काम नहीं करती है। छठा, संविधान का संशोधन। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में संविधान का संशोधन भी होते रहता है। अगर लगे कि राज्य सरकार को और अधिकार दिया जाना चाहिए तो और अधिकार मिलेगा, अगर लगेगा केंद्र सरकार को और अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि हमारा देश अच्छा चले तो हो सकता है केंद्र सरकार को भी और अधिकार मिल सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा संविधान में संशोधन भी होना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे संविधान का संशोधन भी हो रहा है, मतलब होता है भारत में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 7वां नंबर, आपातकालीन शक्ति। यहाँ पे देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि जब भारत में आपातकालीन मतलब होता है कि जब हमारे भारत में कभी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए, कोई बड़ा सा संकट आ जाए, दुख भरा कहानी आ जाए, तो अगर लगे कि केंद्र सरकार को यहाँ पे हटा दिया जाना चाहिए तो उस टाइम राज्य सरकार को हटा दिया जाना चाहिए, तो उस टाइम सारा भार किस पर आ जाता है, केंद्र सरकार पर आ जाता है। कोई ऐसा आपातकाल आ गया भारत में जिससे अगर ये लगे कि सारा शक्ति केंद्र के हाथों में ही होना चाहिए तो उस टाइम सारा शक्ति केंद्र के हाथ में भी हो सकता है, ऐसा लिखा हमारे देश की विशेषता है। एकल नागरिकता, सबसे बड़ी बात है कि भारत में एकल नागरिकता है। दूसरे देश में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे राज्य के लिए अलग नागरिक और देश के लिए अलग नागरिक होता है। हम लोग क्या कहते हैं, हम ना तो झारखंड के निवासी हैं, ना बिहार के हैं, ना पंजाब के, हम एक भारत का निवासी हैं। अगर हम बिहार में चल गए तो भी बोलेंगे भारत का निवासी हैं, झारखंड में आ गए तो भी हम भारत के निवासी हैं। कभी ये नहीं बोलेंगे कि हम झारखंड का भी निवासी हैं और भारत का भी निवासी हैं। ऐसा कभी बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं। क्या कभी ऐसा बोलेंगे बिहार का भी निवासी हैं और हम भारत का भी निवासी, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन दूसरे देश में ऐसा देखा गया कि वो राज्य का निवासी अलग होता है और अपना देश का निवासी अलग होता है। तो हम लोग का ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग किसी राज्य का निवासी नहीं है बल्कि एकल निवासी है, एकल नागरिकता है, एक नागरिक है मात्र भारत का। तो ये भी एक खासियत है। 9 नंबर, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। देखिए अब राज्य सरकार चाहेगी कि हम अपने राज्यों को अलग कर ले देश से, भारत से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर राज्य सरकार चाह करके भी चाहेगी केंद्र सरकार से कि क्या हम अपना राज्य को अलग कर लेंगे तो वह बिल्कुल नहीं कर सकती है। 10वां, सार्वजनिक सेवाओं का बंटवारा नहीं। अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार चाहेगी कि सार्वजनिक शक्ति का हम बंटवारा कर लें, या तो सार्वजनिक कोई सेवा है या तो कोई सार्वजनिक चीज़ है जिसको हम बंटवारा कर लें अपने अपने में, तो ये भी नहीं हो सकता। वो बिल्कुल देश का है तो देश का रहेगा। बस आप लोग को शक्ति चलाने के लिए मिला गया तो आपको चलाना है, आप लोग बंटवारा कोई भी चीज़ का नहीं कर सकती हो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।